नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बिग ब्रेकिंग से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। इंदौर से आ रही बड़ी खबर, एक बार फिर विवादों में युग पुरुष आश्रम आ गया। दरअसल आश्रम पर कांग्रेस ने मानव तस्करी के गंभीर आरोप लगाए। प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने यह गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़कियों को बेचने का आरोप लगा है। दरअसल कुछ दिन पहले दिव्यांग बच्चों की मौत हुई थी और उच्च स्तरीय एजेंसी से जांच करवाने की मांग भी रखी थी। आरोप काफी गंभीर है और इस गंभीर आरोप का अभी तक कोई जवाब ठीक तरीके से नहीं मिला है। हालांकि जिस तरह आश्रम को लेकर विवाद पहले भी देखने को मिले हैं और एक बार फिर से ये गंभीर आरोप लग रहा है आश्रम पर। हालांकि इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने लड़कियों को बेचने का आरोप लगाया है और दिव्यांग बच्चों की मौत के मामले को भी उन्होंने उठाया। इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच एजेंसी से करवाए जाने की उन्होंने मांग भी की है। आपको बता दें कि ये युग पुरुष आश्रम एक बार फिर विवादों में, जहां बच्चों को रखा जाता है और फिर एक बार ये विवाद देखने को मिल रहा है जिसमें काफी गंभीर आरोप लगे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बड़ा कांड हमने उजागर किया है। वहाँ मानव तस्करी और लड़कियों को बेचने का काम किया जाता है, जिसके तथ्य और सबूत हमने जारी किए हैं। अनेक लड़कियां जो मृत हो गई हैं, उनके नाम पर नई लड़कियों के नाम लिख दिए जाते हैं और मौत को छिपाया जाता है। वहाँ आश्रम की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को, कर्मचारी को दे रखी है जो 4 साल वो महिला जेल में रह के आई है और उसका पति भी अभी भी जेल में है। इसका मतलब है कि अनेक आपराधिक तत्व उस आश्रम में काम कर रहे हैं और इस तरह के काले कारनामों को अंजाम दिया जा रहा है। लाडली लक्ष्मी में भी अनेक नाम ऐसे हैं जो बच्चियां मर चुकी हैं या लापता हो चुकी हैं या बेच दी गई हैं। इस बात की जांच की आवश्यकता है। हमने डीजीपी और मुख्यमंत्री को शिकायत की है और मोहन सरकार से निवेदन किया है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए संवेदनाओं के आधार पर जांच की जाए और अपराधियों को जेल के भीतर। तो युग पुरुष आश्रम को लेकर आपने सुना राकेश सिंह यादव ने जो आरोप लगाए, उस विषय पर आगे आश्रम के इस आरोप पर, आश्रम पर लगे इस आरोप पर क्या कार्रवाई की जाती है, जांच में क्या तथ्य सामने आएंगे और जांच के लिए उच्च स्तरीय एजेंसी इसकी जांच करेगी या नहीं करेगी, इसमें कितना समय लग सकता है, ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें कि बच्चियों के गायब होने और उनकी मौत होने के कई ऐसे मामलों को लेकर ये सवाल उठा है और एक बार फिर से आरोप लगा और ये गंभीर आरोप है युग पुरुष आश्रम पर। हालांकि आश्रम प्रबंधन की तरफ से अभी क्या इस पर जवाब दिया जा रहा है, क्या कोई सफाई दी जा रही है, ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने काफी गंभीर आरोप यहां लगा दिए हैं और इन आरोपों को लेकर अभी तक कोई स्पष्टीकरण आश्रम की तरफ से देखने को नहीं मिला है। उच्च स्तरीय जांच एजेंसी से करवाए जाने की मांग की जा रही है। मिथिलेश गुप्ता से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, आरोप तो बहुत गंभीर हैं। आश्रम की तरफ से कोई जवाब इस पर दिया जा रहा हो, कोई सफाई? देखिए, अभी आश्रम पे आरोप लगे हैं और आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए गए। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव द्वारा ये आरोप लगाए गए। कई अनियमितताओं के आरोप लगे हैं और सबसे बड़ा जो इस बार आरोप लगाया गया है कि छात्रावास से कई लड़कियों को बाहर भेज दिया गया और इसके कुछ पुख्ता सबूत भी है। राकेश सिंह यादव का कहना है कि मेरे पास तमाम इसके दस्तावेज है और ये दस्तावेज भी मैंने प्रशासन को सौंप दिए हैं। गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इस वक्त मेरे साथ में कांग्रेस के जो नेता हैं राकेश सिंह यादव मौजूद भी हैं और इस वक्त यहाँ थोड़ी देर में जो इंदौर का पुलिस कंट्रोल रूम है, यहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचने वाले हैं। इस पूरे मामले में जो अधिकारी हैं उनको ज्ञापन सौंपने वाले हैं तमाम दस्तावेज के साथ में। और राकेश सिंह यादव इस पूरे मामले में कुछ कहना चाहते हैं। ये हेलो जी राकेश जी, आपसे एक बात ये जानना चाहेंगे कि ये जो तथ्य आप बता रहे हैं कि बच्चियों की मौत जो हुई है या बच्चियों की वहां से बेचने की जो ये आरोप है, इसके कोई साक्ष्य आपके पास हैं इस मामले में और क्या कुछ चाहते हैं आप इस पर? मैंने पूरे साक्ष्य डीजीपी को भी भेजे हैं और मुख्यमंत्री जी को भेजे हैं। उसमें बहुत सोचे समझे रणनीति के तहत 2 से 3 साल में 4 से 5 बच्चियों को गुमशुदा बताकर, जो 15-16 साल की थी, उनको बेच दिया गया है।
वहाँ के आश्रम में जो लोग काम करते हैं, करीब 39 लोगों का स्टाफ है, उनकी सैलरी भी आधी दी जाती है, आधा पैसा उनका हड़प लिया जाता था। वहाँ के सूत्रों ने सारी जानकारी पुख्ता दी, उसके बाद उसके दस्तावेज दिए। अनेक जो बच्चे मृत हो जाते हैं उनको उनकी मौत छिपाने के लिए नए बच्चों का नाम वही रख दिया जाता है जो मरे हुए बच्चे हैं, तो गिनती बराबर रहती है, वो पता नहीं चलता है। इसी तरीके से जो लड़कियां बेची गई और जो नई लड़कियां छोटी बच्चियां आई उनका नाम भी वही रख दिया गया है जो पुरानी लड़कियों का था। तो इसमें महिला बाल विकास के अधिकारी और बहुत सारे लोगों की मिलीभगत निश्चित है, क्योंकि एक बड़ा रैकेट है ये जो मानव तस्करी का, ये आश्रम के माध्यम से चल रहा है। इसकी जांच की मांग हमने की है और सारे दस्तावेज प्रशासन को और मुख्यमंत्री जी को सौंपे हैं। किस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिली, किस तरह का कोई आश्वासन कि कब तक इसमें जांच होगी? नहीं, ये तो मैंने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजें जारी की हैं। पुरानी जांच चल रही है, लेकिन उसी जांच में हम ये तथ्य भी जोड़ना चाहते हैं और कोई सेंट्रल एजेंसी से इसकी जांच हो या उच्च स्तरीय कमेटी बने, क्योंकि इंदौर में राजनीतिक दबाव के कारण इसकी जांच नहीं हो पा रही है, क्योंकि प्रशासन तो आज तक FIR भी दर्ज नहीं कर पाया इस मामले में। पिछला 1.5 महीना बीत चुका है, लगातार हमने सबूत दिए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो राकेश जी, बच्चों के मौत के मामलों की जांच चाहते हैं आप, या फिर बच्चों के गायब होने की जो बात सामने आई है उस पर? हम दोनों मामले में जांच चाहते हैं। जो बच्चे मारे गए हैं और जिनको बिना पोस्टमार्टम के गाड़ दिया गया, दफना दिया गया, उनके डेड बॉडी निकाली जाए और पोस्टमार्टम कराया जाए, पहली बात यह है। दूसरा, जो बच्चियां गायब हैं, जिनको ये दिखाया गया है कि गुमशुदा हो गई हैं, आश्रम से गायब हो गई, कहाँ गई हैं, वहाँ किसके जानकारी में नहीं है, वो शासन की भी जानकारी में नहीं है, प्रशासन की जानकारी में नहीं है। तो इसमें जब तक FIR नहीं होगी, गिरफ्तारियां नहीं होगी और इनका इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, जब तक ये सब सत्य सामने नहीं आएगा। बिल्कुल स्वाभाविक है। और लेकिन जो आरोप आप लगा रहे हैं, जो बातें आप कह रहे हैं, वो काफी गंभीर विषय है। और स्टाफ के साथ जिस तरह सैलरी आप बता रहे हैं कि उनकी सैलरी रख ली जाती है, उनको पूरी सैलरी तक नहीं दी जाती, ये सभी विषय काफी गंभीर है। राकेश जी, मैं फिर आपसे आगे बातचीत करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मिथिलेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर आगे आपसे बातचीत करेंगे डिटेल्स लेने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। इंदौर में चलती बस में आग लगने का एक मामला सामने आया, जहां पर गीता भवन चौराहे के पास बस में आग लग गई और चलती बस से कूदकर लोगों ने अपनी जान बचाई। और इस दौरान एक युवती सड़क पर गिर गई और उसे चोट भी आई। और देखिए किस तरह से बस से धुआं उठ रहा है। और बस में जो आग लगी थी, आग लगने के दौरान जब बचने के लिए लोग वहां से बस से उतर रहे थे और चलती बस में ही आग लगी थी, और इसी दौरान सभी किसी भी तरह से बस से जल्द उतर जाना चाहते थे। और ये देखिए पूरी जो घटना हुई, एक महिला, एक युवती माफ कीजिएगा, जो गिरी वो घायल भी हो गई। हालांकि और कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई जनहानि या किसी और तरह की यहाँ पर अप्रिय घटना के बारे में डिटेल देंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश, लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। मिथिलेश, आवाज मिल पा रही है? जी, आवाज मिल पा रही है। क्या ये दुर्घटना थी, कब का ये मामला है, क्या कुछ है डिटेल्स? देखिए, ये पूरा जो घटनाक्रम है ये 9:50 का लगभग 10 बजे का ही है। और जो बस में आग लगी है उसकी वजह अभी तक AICTSL की तरफ से ये बताई जा रही है कि जो टर्बो है, टर्बो फेल हो गया था और टर्बो से ये तेज जो ऑयल है वो निकलने लगा और वहां से फिर ये धुआं निकलने लग गया और उसकी वजह से वो जो धुआं है वो बस के अंदर भर गया। अफरा तफरी हो गई थी। हालांकि लोग, जो गेट है, इलेक्ट्रॉनिक गेट है, वो समय रहते खुल गया था, इसलिए जो भी लोग बस के अंदर बैठे थे सभी लोग बाहर निकल गए, कोई हानि नहीं हुई। लेकिन बस पे जो धुआं निकल रहा है वो तस्वीर सामने आई है। दम घुटने लगा था अंदर जो लोग मौजूद थे, भगदड़ मच गई थी, अफरा तफरी का माहौल था और लोग तत्काल वहां से निकले और तेजी से निकलते हुए कुछ लोग बस के बाहर भी गिर गए। आसपास जो गीता भवन चौराहा है, बिल्कुल चलता हुआ रूट है, हमेशा भीड़ भाड़ रहती है, वहां के लोग तत्काल बस के आसपास पहुंचे। जो भी लोग बस के अंदर थे, कुछ बुजुर्ग लोग भी थे, उन्हें तत्काल बाहर निकाल लिया गया। हालांकि सुबह का वक्त था, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज जाने वाले जो छात्र हैं उनकी भीड़ ज्यादा होती है, वो समय रहते निकल गए थे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि आज इंदौर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, वरना ये बड़ा हादसा भी हो सकता था, क्योंकि बस में जिस तरीके से धुआं भरा था, दम घुटने की वजह से एक ये बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन वजह क्या है, क्यों ऐसा हुआ, उसकी जांच की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इन बसों का मेंटेनेंस समय पे क्यों नहीं किया जाता है? अधिकांश बसें कंडम हो चुकी हैं और कई बार इस तरह की तस्वीर सामने आती, कहीं स्टीयरिंग फेल हो जाता है, कहीं ब्रेक प्रॉपर इस समय पे नहीं लगते हैं और कई बार ये पहला हादसा नहीं, अगर पिछले 4-5 महीनों की बात करें तो करीब ये तीसरा हादसा होगा जब बस के अंदर शॉर्ट सर्किट या तमाम दूसरी वजह से आग लगी हो। तो ये तस्वीर सामने बता रही है कि धुआं कितना ज्यादा था, कि बचने की बात कही जा रही है, बचाने की बात कही जा रही है कि टर्बो फेल हो गया था। टर्बो में जो इनके मेंटेनेंस की कुछ ना कुछ एक गड़बड़ी जरूर मिथिलेश, क्योंकि जितने मामले आप बता रहे हो उस हिसाब से जरूर इसे प्रशासनिक स्तर पर देखना चाहिए कि क्या परेशानी, क्या तकनीकी खामी है जिसकी वजह से इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश।
और कोरबा से बड़ी खबर आपको बता दें, चोरों ने ठेकेदार के घर पर धावा बोल दिया। सोने चांदी के गहने, लाखों का सामान चोरी कर ले गए। सिटी कोतवाली थाने के पीछे की चोरी की वारदात। आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। और अब्दुल असलम हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर। अब्दुल, कब की है ये पूरी घटना? आपको बता दूं कि ठेकेदार हैं श्याम गोयल, वो 9 अगस्त को परिवार के साथ बाहर गए हुए थे और जब वो 11 अगस्त को वापस घर लौटे तो घर के जो अंदर का ताला जो था वो टूटा मिला और घर के सामान बिखरे मिले। और उसके बाद देखा कि घर के अंदर के जो सोना चांदी के जेवरात सहित लाखों की जो है चोरी हो गई है और सीसीटीवी के डीवीआर को भी चोरों ने ले गए हैं। और साथ में पुलिस को उसकी सूचना दी तो सिटी कोतवाली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है आसपास। बहुत शुक्रिया अब्दुल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और नरसिंहपुर जिले के दुभा झोझा गांव में सड़क नहीं होने की वजह से एक मरीज को खाट पर लिटाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ा। मरीज को खाट पर लिटाकर ग्रामीण उसे लेकर 2 किलोमीटर तक पैदल चले। उसके बाद उसे एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। मामला गोटे गांव ब्लॉक की खोबी पंचायत का है और ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं होने की वजह से किसी की भी तबीयत खराब होने पर उसे ऐसे ही खाट पर लिटाकर ले जाया जाता है। और ग्रामीण लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी का ध्यान गोटे गांव पर नहीं गया। और ये हालात गोटे गांव के, जहां घाट पर इस तरह से मरीजों को ले जाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और एक घाट को एम्बुलेंस बनाना पड़ा जब मरीज को ले जाना था असल एम्बुलेंस तक। और देखिए कीचड़ से भरे कच्चे रास्ते और कहीं पर ऊंची कहीं पर नीची। नरसिंहपुर के गोटे गांव की ये कहानी, जहां लोगों के साथ एक गंभीर समस्या है कि वहां रास्ता नहीं। उन्हें बहुत भारी समस्याएं यहाँ पर, जो रोड भी नहीं बना हुआ और कुछ महिलाएं डिलीवरी से हैं, उनके लिए भी बहुत परेशानी है। और अभी एक माता जी को हम लोग ले जा रहे हैं, जबलपुर ले जा रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। और यहाँ हमारे गांव में 200 वोटर है, 200 वोटर के होते बाद भी हम लोग का रोड नहीं है। हम लोग देखते आ रहे हैं, सियाने चले गए, 50 साल हो गए, 70-80 साल हो गए, हम लोग का भी जीवन भी इसी तरह चले जा रहा है। और इसी तरह हम लोग ऐसे रहेंगे तो क्या हो पाएगा? हम लोग के यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। हमारा गाँव भी दोहा है, छोटा सा गाँव है और वोट के समय बस नेता आते हैं, अच्छे अच्छे वादे करते हैं, सब कुछ बताते हैं, जब करते हैं, इस समय कोई नहीं आता। यहाँ कोई रोड नहीं है, कभों से नहीं है, कभों जिंदगी सियानों की बीत गई और औलाद की बीत गई, कोई रोड नहीं है। और इतनी समस्या है हमारे तो डिलीवरी बारी भाईचारों के भी खटिया पे ले जाना पड़त और बीमार बारों को खटिया पे ले जाना पड़त। और श्योपुर में हुई भारी बारिश के बाद अमराल नदी पूरी तरह से अपने रौद्र रूप में है और इसके ऊपर बने हुए एक पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। और इस पुल को पार करने की कोशिश में एक बाइक सवार पानी में बहने लगा और मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने उसे किसी तरह से बचा लिया। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया। दरअसल ये हादसा देहात थाना क्षेत्र के सोई कलां और सौभागपुरा को जोड़ने वाले रपटे पर हुआ। बता दें कि ये अमराल नदी, जिस पर 20 गांवों की जिम्मेदारी है, इस पर बने रपटे पर, और मजबूर लोग इसी रपटे में बहते पानी में जान जोखिम में डालकर इसे पार करने को मजबूर हैं। और ये देखिए, इस दौरान एक दुर्घटना भी होते होते बची है, लेकिन लोग फिर भी इसे पार कर रहे हैं और लोग भी लाइन लगाकर खड़े हैं पीछे, जो कि इस बहती धारा में कूद पड़ने को तैयार हैं। और 1,45,00,000 रुपए की चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल जयपुर में एक शादी समारोह से इन्होंने 1,45,00,000 रुपए का सामान चोरी किया, जिसमें ज्यादातर जेवरात थे और राजगढ़ में इन्हें गिरफ्तार किया गया। और इस गिरफ्तारी में चौंकाने वाली बात यह कि एक नाबालिग भी शामिल है, जिसमें कुल 3 आरोपी हैं। जयपुर और मध्य प्रदेश की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई यहां देखने को मिली। शादी समारोह से
गहनों से भरा हुआ बैग चोरी हो गया था। आरोपियों से 1,45,00,000 रुपए की चोरी का सामान बरामद किया गया है। और ये खबर बलरामपुर से, जहां जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने का एक मामला सामने आया। बलरामपुर में धर्म परिवर्तन के आरोप में एक पास्टर को गिरफ्तार किया गया। दरअसल वो लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाता था और आरोप उस पर लगा है। और अपने ही घर में आरोपी ने एक चर्च बनाया हुआ था। एक महिला जिसे उसने लालच दिया, उसका धर्म परिवर्तन करवाया, ऐसा आरोप इस पर लगा है। उसी के द्वारा पुलिस को इसकी शिकायत दी गई। राजपुर पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए आरोपी पास्टर को गिरफ्तार कर लिया। की रिपोर्ट पर आरोपी रंजीत बड़ा के खिलाफ अपराध सबूत स्थित पाए जाने से पास्टर रंजीत बड़ा को भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 एवं धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 4 के तहत आज दिनांक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में रामानुजगंज न्यायालय पेश किया गया था, जहां से उसे 15 दिन के न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया। और बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां खुद के अपहरण की सूचना देकर अपने चाचा से 50,000 रुपए मांगने वाला आरोपी और उसके 3 साजिशकर्ता साथी गिरफ्तार कर लिए गए। फेसबुक फ्रेंड से मिलने बिलासपुर ही आया और रायगढ़ का रहने वाला ये शख्स है। दोस्तों से कॉन्फ्रेंस कॉल करके अपहरण की जानकारी देकर चाचा से 50,000 रुपए मांगे। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स इस पूरी साजिश की कहानी को बयां कर रहे हैं और पूरी कहानी ही झूठी निकली। आरोपी शख्स समेत 3 गिरफ्तार किए गए हैं और एक मुख्य आरोपी जो अपने चाचा से 50,000 रुपए मंगवा रहा था, खुद के ही अपहरण की कहानी गढ़कर। और बड़ी खबर धमतरी से, जहां बीच बाजार चाकू लेकर बदमाश निकले और लोगों को डराने का काम किया। ऐसे में उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल बाजार में खुलेआम चाकू का प्रदर्शन करने वाले बदमाशों पर कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों के पास से चाकू बरामद कर लिए गए। क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर जरूर सूचना मिली थी कि गौरव मानिकपुरी और योगेश ध्रुव हाथ में बटंची चाकू रखकर आम जगह पर उसको लहरा रहा है तथा आने जाने वालों को डरा धमका रहा है। तो सूचना के आधार पर अलग अलग टीम बनाकर घेराबंदी करके उक्त आरोपियों से बटंची चाकू जब्त किया गया है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली शिवनाथ एक्सप्रेस और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस रद्द होने से यात्रियों की मुश्किल बढ़ गई है। शिवनाथ एक्सप्रेस को 13 और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को 7 दिन के लिए रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि राजनांदगांव कमलना के बीच तीसरी रेल लाइन की इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है और ऐसे में ट्रेन कैंसिल करनी पड़ रही है। कोरबा से चलने वाली शिवनाथ एक्सप्रेस रद्द होने की वजह से कोरबा के रेल यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। होने से यात्री फिर बढ़ गई है। कोरबा की बात करें तो कोरबा के भी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और लोकल जो ट्रेनें हैं वो नहीं चल रही है। बताया जा रहा है कि आगे कुछ डिवीज़न में जो रेलवे का जो कार्य है वो चल रहा है, जिसके कारण ये रद्द करनी पड़ रही है ट्रेनें। ऐसे में जो यात्री है वो खासे परेशान है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। अंबिकापुर में सड़कों का जायजा लेने के लिए सांसद महोदय अधिकारी को पीछे बिठाकर खुद ही निकल पड़े। दरअसल सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने खस्ताहाल सड़कों का खुद जाकर मौके पर जायजा लिया और खराब सड़कों से शहर के लोग जिस कदर परेशान हैं, इसकी कई बार शिकायत मिलने के बाद सांसद महोदय खुद ही सड़कों पर स्कूटी लेकर उतर पड़े और कलेक्टर को अपने साथ ले लिया। निगम के नेशनल हाईवे के अधिकारी यहाँ पर उनके साथ थे और इस पूरे सड़क का उन्होंने जायजा लिया और हालात कैसे बदले जाएं, सड़कों को कैसे दुरुस्त किया जाए, इस पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। और
और खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट।